नमस्कार साथियों। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हमने जाना था कि पदार्थ को हम लोग की अवस्थाओं की अगर हम चर्चा करें तो पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था होती है और अगर थोड़ी गहराई से देखें तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहले को आपने ठोस, दूसरे को द्रव्य यानी लिक्विड और तीसरे को आपने गैस कहा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है जिसमें पदार्थ आयन के रूप में होता है। आयन किसको कहते हैं? तो चार्ज पार्टिकल, केटायन और एनायन। केटायन क्या होता है? तो धन आवेशित होता है और एनायन क्या होता है? तो ऋण आवेशित होता है। और केटायन का निर्माण कैसे होता है? तो कोई तत्व यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो उस पर जो होता है वो धन आवेश की संख्या अधिक हो जाती है और ऋण आवेश की संख्या कम होती है, तो वो धन आवेशित हो जाता है। और जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो एनायन यानी ऋण आयन हो जाता है। ठीक है। और आगे चल के आप पढ़िएगा, एक होता है कैथोड, एक को कहते हैं एनोड। ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन, कहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सी आर आओ, सी फॉर कैथोड, आर फॉर रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है। खैर वो तो हम लोग आगे जानेंगे। और पदार्थ की जो तीसरी अवस्था थी वो थी आपका गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कण, जिसको आपने गॉड पार्टिकल कहा। हमने कहा कि पदार्थ की पहली अवस्था जो ठोस होती है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और इसका अंतर आणविक बल जो होता है वो काफी अधिक होता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। और गैस के बारे में आपने जाना था कि इसका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। ये पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर जाने थे कि ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद गैस का होता है। आप जानिएगा, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप जानिएगा कि गैस के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है, उसको वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा है ना, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपने जाना था कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, मिश्रण के बारे में भी हमने जाना था। और वायु में हमने जाना कि मुख्यतः 8 गैसें पाई जाती है, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। फिर हमने जाना कि पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने इसका वर्गीकरण किया था, तो पहले को हमने कहा था तत्व, जिसको आप एलिमेंट कहते हैं, तत्व। दूसरे को हमने कहा था यौगिक, जिसको आप कंपाउंड कहते हैं। और तीसरे को आपने कहा था मिश्रण। जल्दी जल्दी हम इसको अगर रिकैप करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को आपने तत्व कहा था। यौगिक की बात करें तो जैसे वाटर है, तो दो या दो से अधिक तत्वों को अगर किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 अनुपात 1 है। जैसे आप NaCl की बात करेंगे, जिसको सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 1:1 है। और तीसरे को हमने कहा था मिश्रण। ठीक है। तत्व को भी हमने 2 भागों में सामान्यतः बांटा था। पहले को आप कहते हैं मेटल, जिसको आप कहते हैं धातु। ठीक है। दूसरे को आपने कहा था अधातु, अधातु जिसको आप नॉन मेटल कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि धातु सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत धारा के चालक होते हैं। अधातुओं में सामान्यतः यह प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ अधातु जैसे कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, अपरूप के बारे में आप जानिएगा। अपरूप क्या होता है आप जानिएगा कि कार्बन के ऐसे तो कई अपरूप होते हैं, सामान्यतः 2 या 3 अपरूप के बारे में आप पढ़ते। एक को कहते डायमंड, हीरा, दूसरे को कहते ग्रेफाइट और तीसरे को कहते बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन जिसको कहते हैं। ये 60 फुटबॉल की तरह की 60 कार्बन का एक फुटबॉल की तरह का चेन होता है। अब जब कार्बन के यौगिक के बारे में आप जानिएगा तो आप जानिएगा कि कार्बन एक प्रॉपर्टी को दिखाता है जिसको केटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। केटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन एक दूसरे के साथ लीनियर बॉन्ड में भी जुड़ सकता है, ये इसके साथ क्रॉस लिंकिंग भी कर सकता है, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है।
ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी निर्माण कर सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानिएगा, जैसे ये बेंजीन की संरचना हम बनाते हैं तो इस तरह की संरचना होती है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जानेंगे हम। तो लेकिन धातु जो होते हैं वो सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, परंतु अधातु नहीं होते। उदाहरण है इसका अपवाद अगर हम कहें तो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, वो थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। धातु सामान्यतः सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस। इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये है मरकरी। ठीक है, मरकरी एकमात्र धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी एक मात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप जानते हैं जो डॉक्टरी थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग मरकरी का, पारे का ही उपयोग करते हैं। आप जानिएगा कि पारे में कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसमें चमक भी पाया जाता है और वो हीट का, उष्मा का अच्छा चालक होता है। साथ ही साथ पारा जो होता है वो कांच के सतह को पर से चिपकता भी नहीं है ना। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी के कारण हम लोग पारे का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में करते हैं। अधातु में ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन एक अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस धातु और अधातु के अलावा तत्व का एक भाग उपधातु भी होता है, ठीक है, जिसको आप उपधातु कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे जब केमिकल बॉन्डिंग वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी धातु जो होते हैं वो अघात वर्धनीय होते हैं, अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। धातुओं में तन्यता की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे सोना के बारे में देखते हैं, कितना पतला से पतला तार उससे निकाल सकते हैं, चांदी से अच्छा तार निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी देखें तो धातु में तो पाई ही जाती है, अधातु में नहीं के बराबर कंडक्टिविटी पाई जाती है। यौगिक के बारे में भी हम लोग बहुत सारा बात आगे चल के पढ़ेंगे। मिश्रण के बारे में हमने जाना था कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आप किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे आप शुगर सिरप बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में आप चाहें तो 100 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं, 50 ग्राम भी, या 250 ग्राम भी मिला दें, कितना भी मिला सकते हैं, है ना। तो मिश्रण के बारे में हमने जाना था कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आप किसी भी अनुपात में मिला दें। जैसे दूध में पानी मिला दें, या दूध में मान लेते हैं और भी, मतलब 1 लीटर पानी 2-3 लीटर भी मिला सकते हैं। आप पानी में डिटोल मिलाते हैं, पानी में अल्कोहल मिलाते हैं, तो ये मिश्रण का उदाहरण हो गया। फिर हमने जाना था कि अगर हम मिश्रण की बात करें तो इसमें मिश्रण को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, जिसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरे प्रकार के मिश्रण को हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं, जिसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें मिलने वाला दो पदार्थ, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़िएगा तो एक चीज को हम लोग कहते हैं विलय, जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरे को आप कहते हैं विलायक, जिसको आप सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके जो बनाता उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। विलय क्या होता है? जो थोड़ी मात्रा में होता है। जैसे आप शरबत बना रहे हैं, ठीक है, आप शरबत बना रहे हो तो पानी अधिक है, 1 लीटर पानी है और उसमें आप 100 ग्राम चीनी मिलाएं, तो वो हो गया, चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। चीनी क्या हो गया? विलय। और मिलाने वाला कौन सा हो गया? विलायक जो हो गया वो आपका पानी हो गया, ठीक है। जैसे आप पानी में डिटोल मिला के रखते हैं, है ना, डिटोल का लिक्विड वाला डिटोल हम मिला रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? डिटोल क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, विलय हो गया। और घुलाने वाला जो हो गया, विलायक जो हो गया, वो आपका पानी हो गया। आगे चल के आप पढ़िएगा कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, मतलब सामान्य पदार्थ है सामान्य पदार्थ में घुलता है। जैसे आप अगर तेल को या केरोसिन ऑयल को पानी में मिलाते हैं तो वो पानी के सतह पर तैरते रहता है, मिलता नहीं है। तो आप जानिएगा कि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर कैसे कहते हैं तो हम लोग जानेंगे उसके बारे में कि जब अलग अलग आप जब इसके वाटर के केमिकल बॉन्ड को देखिएगा तो ये इस तरह की संरचना होती है। ये जल में 2 लोन पेयर होती है, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है,
जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2, 2s2 और 2p4, यानी इसके बाहरी कक्षा में, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में जानिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 लोन पेयर के रूप में होता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ये s सब ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 ही होती है, और ये p सब ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कहते हैं। इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसमें क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरते हैं। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक एक करके भरते हैं और पेयरिंग शुरू से करते हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी को लोन पेयर कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जोड़ा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लोन पेयर कहते हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। ये हो गया वैलेंसी। और आप जानते हो ये वैलेंसी जिसको संयोजकता कहते हैं, कोई तत्व कितना बॉन्ड बनाएगा इसका निर्धारण इसी आधार पर करते हैं। और ये जो हो गया आउटर मोस्ट सेल का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे बाहरी सेल क्या है, दूसरा 2 है, आउटर मोस्ट सेल। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, वैलेंसी होगा 2, और लोन पेयर कितना है, 2। तो ये दोनों लोन पेयर है। ठीक है, फिर आगे जानिएगा कि इस तरह से इसका बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल वगैरह के बारे में भी हम लोग जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है कि जो विलयन होता है या जो मिश्रण होता है उसमें समांगी होता है। समांगी किसको कहते हैं, जैसे आप चीनी पानी को एकदम अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है, अच्छे से मिला दीजिए, और कहीं से भी आप उस विलयन को या उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को आप लें, तो उसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो पदार्थ उसमें मिले हैं वो एक समान है, तो उसको समांगी कहेंगे। ठीक है, समांगी कहने का मतलब जैसे आपने शरबत बनाया, शरबत को एक ऊपर वाला शरबत पी, बराबर है जैसा उसका टेस्ट हो, और अंदर में ढक्कन में मतलब पेंदी में जो बैठा हुआ सॉल्यूशन रहेगा उसका भी टेस्ट वैसा ही हो, तो आप इसको समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी कहने का मतलब एक समान, होमोजीनियस। अभी समांगी कहने का मतलब आप चीनी डाल दिए, ऊपर पानी है और नीचे चीनी बैठा हुआ, तो विसमांगी हो गया। विसमांगी का उदाहरण क्या हो गया, आप पानी में बालू डाल देते हैं, है ना, तो नीचे बैठा हुआ रहेगा बालू, पानी ऊपर रहेगा, है तो मिश्रण। अब पानी में कंकड़ डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विसमांगी हो जाएगा। कंकड़ नीचे है और पानी ऊपर है, मतलब अलग अलग है, तो इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मिश्रण को अलग करने की विधि के बारे में ही जानना है, जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्रण को अलग करने की सामान्यतः 6 विधियां हैं। पहले को कहते हैं आसवन विधि। आसवन विधि, ये 6 विधि के बारे में आपको एक एक करके जानना। पहले को कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे जानते होइएगा कि पानी और अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आसवन विधि, डिस्टिलेशन प्रोसेस। आसवन विधि के बाद दूसरी जो विधि होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी, फ्रैक्शनल डिस्टिल्यूशन प्रोसेस, प्रभाजी आसवन विधि। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग निकालते हैं उसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आप कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिल्यूशन प्रोसेस, जिसको प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो विधि होती है इसको कहते हैं वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि, जैसे मान लीजिए कि घर में मिठाई बना और मिठाई का जो रस है, जो शीरा है, वो बच गया। ठीक है, तो उसमें से चीनी निकालना, तो क्या करेंगे, तो उसको गर्म कर देते हैं, पानी उड़ गया, जो बचा रहा वो इसमें हो गया, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण विधि। ठीक है, वाष्पीकरण विधि के बाद चौथे को हम लोग कहते हैं, ये अगले इसके बाद की जो विधि होती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया कि आयोडीन के मिश्रण को, कपूर के मिश्रण को, नेप्थिलीन के मिश्रण को, इन सबको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, जिसको आप ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इसके बाद अगली जो विधि है इसको कहते हैं हम लोग
वर्ण लेखन। ठीक है, अगली विधि को कहते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन जिसको आप कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन विधि। जैसे पेंट है, रंग है, इन सब के मिश्रण को अलग करने की जो विधि उपयोग की जाती है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण लेखन। और अगली जो विधि होती है इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते, क्रिस्टलीकरण विधि जो ऐसे मिश्रण जिसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को इस विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जाना, हम मिश्रण की चर्चा कर रहे हैं। आपने जाना कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आप किसी अनुपात में मिला दीजिए तो मिश्रण। मिश्रण में मिलाए जाने वाले पदार्थ यदि पूरे मिश्रण में एक समान मिले हुए हैं तो इनको समांगी मिश्रण कहेंगे। और अगर कहीं पर कोई पदार्थ अधिक और कहीं पर कोई पदार्थ कम है तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब विसमांगी मिश्रण को अलग करना तो आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी में कंकड़ है तो आप पानी को अलग कर दीजिए, उसको फिल्टर पेपर से या किसी छन्ने से छान लेते तो अलग होता, परंतु समांगी मिश्रण को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता। उन सब के लिए हम ये 6 विधि अपनाते हैं। इसको हम लोग, इसमें सबसे पहली विधि है, इसको आसवन विधि कहते हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं। आसवन विधि के द्वारा हम ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु, जिसको आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, में डिफरेंस होता है, काफी अधिक अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि आसवन विधि का उपयोग किन दो पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, तो आसवन विधि का उपयोग हम ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनके क्वथनांक बिंदु में काफी अधिक अंतर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में काफी अधिक का अंतर होता है। इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ चीज आपको जानना, एक चीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, ठीक है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो कहिएगा कि वह तापमान जिस पर वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ लें। कहेगा आपका कि क्वथनांक बिंदु किसी लिक्विड का, किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आप कहते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो धरती पे 100 पे उबलता है, पहाड़ पे 100 से अधिक पे उबलेगा या 100 से कम पे उबलेगा। तो हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ पर खाना जल्दी पकेगा या लेट से पकेगा, तो आप कहते हैं कि पहाड़ों पर खाना जो होता है वो देर से पकता है। पहाड़ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, कम हो जाता है। पहाड़ पर बॉइलिंग वेपर, चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए आप कहिएगा कि कम ही तापमान पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वह तापमान जिस पर वाष्प दाब, इसको वेपर प्रेशर को कहते हैं हम लोग वाष्प दाब, वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आसवन विधि के द्वारा हम ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक बिंदु में, बॉइलिंग पॉइंट में काफी अधिक अंतर होता है। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो जल व अल्कोहल का मिश्रण, जल व अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग जिस विधि द्वारा अलग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आसवन विधि या डिस्टिल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, क्या अपनाई जाती है विधि, तो एक कंटेनर में हम मिश्रण को रखते हैं, ठीक है, जो भी मिश्रण है इसको हीट देते हैं। मान लेते हैं इधर से हम उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देने पर इसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है। तो अब इस मिश्रण में दो पदार्थों का मिश्रण है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में काफी अधिक अंतर है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम तापमान पर, मान लीजिए एक पदार्थ है 100 डिग्री पे उबलता है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए 200 डिग्री पे उबलता है। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ले जाएं तो दूसरे पदार्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो उबलेगा नहीं। लेकिन 100 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हम मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पे 100 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं, तो ये जो पदार्थ होगा वो उबलने लगेगा, उबल के वेपर बनेगा। और इस वाष्प को हम दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं, यहाँ पे इसका शीतलीकरण करते हैं, ठीक है, शीतलीकरण कर दें तो ये ठंडा होके हमको दूसरे कंटेनर में दूसरा पदार्थ मिल जाएगा और ये मिश्रण का पहला अवयव जो है वो इस बर्तन में रहेगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैंने क्या कहा कि आसवन विधि का उपयोग ऐसे दो पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी अधिक अंतर होता है। उदाहरण के लिए एक मिश्रण है जिसमें दो पदार्थ हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 200 डिग्री सेल्सियस है। हम इस कंटेनर को नीचे से हीट दे रहे हैं और इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरे पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पदार्थ होगा वो गर्म होगा, वेपर बनेगा, बन के इसको दूसरे कंटेनर में ले गए, यहाँ पे इसको ठंडा कर दिए, इसका शीतलीकरण यानी कंडेंसेशन किए, इस कंटेनर में वो दूसरा लिक्विड प्राप्त हो गया। पहले में पहला है तो इस विधि से हमने अलग कर लिया। उदाहरण के लिए जल व अल्कोहल के मिश्रण को हम इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। दूसरा होता है प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि का एग्जाम्पल है जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, धरती के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं उनका पृथक्करण हम लोग इसी विधि द्वारा करते हैं। आप जो पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरासिन तेल होता है, पैराफिन मोम होता है, वैक्स होता है, बहुत सारा ग्रीस वगैरह जो आप देखते हैं, स्नेहक वगैरह देखते हैं, उन सबको उसी पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इस विधि का उपयोग हम ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनके क्वथनांक बिंदु में थोड़ा सा, कहीं क्वथनांक बिंदु में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है, कम होता है, अंतर कम होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है, कम होता है। आप जानिएगा इसके लिए जो मतलब रिफाइनरी वगैरह होता है उसमें एक चेंबर बना होता है, इस तरह का चेंबर। इस चेंबर में अलग अलग टेम्परेचर का जोन होता है, जैसे ये 1550 डिग्री है, कहीं पे 1500 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 1400 डिग्री सेल्सियस का जोन है। तो जिस टेम्परेचर का जो जोन होता है उसमें उस हिसाब से लिक्विड फिल्ट्रेट होते चले जाते हैं। एक तरह का इसमें एक चेंबर बनाया जाता है जिसमें कम कम तापमान का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि धरती के अंदर से निकाले गए पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण किस विधि द्वारा करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि में क्या करते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में मान लीजिए शुगर सिरप है, मान लीजिए पानी और चीनी का मिश्रण, इसको अलग करना हो, पानी व चीनी का मिश्रण, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट। मान लीजिए कि किसी मतलब सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड मिला, मान लेते हैं कि पानी में आप नमक मिला देते हैं, तो क्या होता है, गर्म करें तो पानी वेपर बन के चला जाएगा, वाष्प बनाते। इसमें दो प्रक्रिया नहीं अपनाते, जैसे आसवन विधि में दो बार, एक बार गर्म करते दूसरी बार ठंडा करते, इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें सीधा ही किसी लिक्विड में कोई सॉलिड घुला हुआ है तो उसको गर्म करते हैं, जो आपका लिक्विड है वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है और सॉलिड उस बर्तन में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिसमें सामान्य पदार्थ, सामान्य पदार्थ दो तरह की बातें हैं, एक को कहते हैं हम लोग सामान्य पदार्थ और दूसरे को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपात पदार्थ। अब सामान्य पदार्थ क्या होता है, सामान्य पदार्थ हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें कोई सॉलिड है, मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड है
उसको गर्म करिएगा तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को गर्म करिएगा तो गैस में बदलेगा। सामान्य पदार्थ का क्या मतलब होता है? जैसे ठोस है, ठोस से ये क्या किस में कन्वर्ट होगा? द्रव्य में। द्रव्य को कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऊर्ध्व, ये सामान्य पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। ऊष्मा देने पर अगर आप सामान्य पदार्थ है तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से आपका गैस में जाएगा। जबकि ऊर्ध्वपात पदार्थ की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपात पदार्थ की, तो इसमें क्या होता है कि आप सॉलिड को ऊष्मा दीजिए, सॉलिड को अगर ऊष्मा मिला तो सीधे ये लिक्विड में मिल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। जैसे आप कैम्फर लाते हैं, पूजा के लिए कपूर लाए, आप कपूर ला के रखते हैं, आपका कागज अगर खुला रहे, अगर कंटेनर खुला रहे तो देखिएगा कि वो कपूर कुछ दिन में खत्म हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपात पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपात पदार्थ क्या होता है? ठोस से सीधा द्रव्य में बदल जाता है। तो ऐसे मिश्रण जिसमें सामान्य पदार्थ और ऊर्ध्वपात पदार्थ दोनों मिले हुए हों, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आयोडीन के मिश्रण को, आयोडीन, आयोडीन में कुछ भी अशुद्धि हो तो इसको, ठीक है, कपूर को, कपूर, ठीक है, नेप्थलीन, नेप्थलीन, इन सब में अगर पाई जाने वाली अशुद्धि होती है, इन सब के शुद्धिकरण के लिए हम लोग जो विधि अपनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग इन सब पदार्थों में पाई जाने वाली अशुद्धियों या इन सब पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा कि आयोडीन के जलीय विलयन को टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट में पूछ देता है कि आयोडीन के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि पत्तियों में अगर स्टार्च उपस्थित है, स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पत्तियों में उपस्थित या कहीं पर भी स्टार्च उपस्थित है, इसकी उपस्थिति का पता लगाने का तरीका होता है कौन सा? किससे पता लगाते? तो आयोडीन से लगाते, ठीक है। वर्ण लेखन विधि का उपयोग रंगों में पाई जाने वाली अशुद्धि को दूर करने के लिए करते हैं। रंगों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। अब इसमें दो तरह की घटना होती है, एक को कहते हैं अवशोषण, ठीक है, एक को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। आगे चल के केमिस्ट्री में इन सब चीजों के बारे में आपको जानना। और एक को कहते हैं अधिशोषण, अधिशोषण, ठीक है, एक को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, दूसरे को कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉटन है, रुई है, रुई का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, आप ऐसे करके निकाल लें रुई को और इंक में डाल दीजिए, ठीक है, डाल दी। अब इस रुई को निकाल के देखिए, ऐसे तोड़ तोड़ के देखिएगा तो पूरे रुई का कलर नीला हो जाएगा। मतलब रुई जो होता है, कॉटन जो होता है, वो पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इंटायर सब्सटेंस में वो चीज, इंक जो है वो मिल गया। लेकिन अगर आप चौक ले लीजिए, बोर्ड पर लिखने वाला जो चौक होता है, उसको इंक में डाल दीजिए, ठीक है, इंक में डाल देते, फिर निकाल के देखते, उसको क्रश करके देखते, फोड़ के देखते हैं, तो देखिएगा कि सतह वाला चौक नीला और अंदर वाला उजला ही होता है। तो जो सतह पर होने वाली घटना होती है उसको अधिशोषण कहते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है। सतह पर होने वाली घटना को अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जो पूरे पदार्थ में होता है, पूरे इंटायर पार्टिकल में होता है, उसको अवशोषण कहते हैं। क्या कहा हमने कि जब हमने कॉटन को रुई को जब हमने इंक में डाला और रुई को तोड़ तोड़ के देखें तो पूरे रुई के अंदर वो आपको मिलेगा नीला हुआ, और लेकिन चौक को डालते हैं वो इंक में, तो चौक के केवल सतह पर देखिएगा तो ऐसा होगा, बाकी अंदर का उजला ही रहता है। तो उस घटना को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण क्या होती है? सतह पर होने वाली घटना, सतह पर होने वाली घटना। अधिशोषण है सतह पर होने वाली घटना है, सरफेस पर होता है, उसको आप अधिशोषण कहते हैं। और संपूर्ण कण में जो घटना होता है उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, है ना। अब एक क्रिस्टलीकरण का विधि का उपयोग अकार्बनिक पदार्थ,
अकार्बनिक पदार्थ यानी जो अयस्क वगैरह होते हैं, जैसे लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, आयरन पाइराइट, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, है ना। बहुत सारे अयस्क के बारे में जानेंगे। तो उन चीजों को अगर अलग करना होता है तो उसको क्रिस्टल में बदलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसको, द्रवाकरण कहते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी पदार्थ के मिश्रण को अलग करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या कहा, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आसवन विधि का उपयोग ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनके क्वथनांक बिंदु में काफी अधिक अंतर होता है। जैसे पानी और अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अधिक अंतर नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है। आप धरती के अंदर से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं उसका शुद्धिकरण भी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा करते हैं। वाष्पीकरण विधि का उपयोग ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिसमें एक पदार्थ लिक्विड होगा तो जो है उसको गर्म करेंगे वो वेपर में बदल जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस जो होगा वो हमें कंटेनर में प्राप्त हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग हम लोग आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं। इसमें ऊर्ध्वपात पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम गर्म करें तो सीधे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्ण लेखन विधि का उपयोग रंगों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने के लिए करते हैं। और क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ऐसे पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनमें अकार्बनिक पदार्थ के तत्व पाए जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग